नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल किया है। विपक्ष के 17 दलों के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा, राहुल गांधी, शरद पवार नामांकन में मौजूद रहे। सीएम गहलोत और अखिलेश भी साथ में हैं। नामांकन से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई। चुनाव में जीत के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि तमाम जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद रहे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यशवंत सिन्हा की, जब वो पर्चा भरने जा रहे थे, जब वो नामांकन के लिए जा रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे। और इस दौरान आप देखेंगे कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर राहुल गांधी भी आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि शरद पवार भी मौजूद है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद थे। राहुल गांधी, शरद पवार नामांकन में मौजूद रहे। इतना ही नहीं, जब ये नामांकन हो रहा था उसके पहले विपक्षी दलों की एक बैठक हुई जिसमें रणनीति पर चर्चा हुई। चुनाव में जीत के लिए रणनीति पर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीर देखिए, यशवंत सिन्हा जिनके राइट हैंड साइड राहुल गांधी बैठे हैं और लेफ्ट हैंड साइड शरद पवार बैठे हैं। तो दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देखेंगे, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं जो नामांकन के दौरान मौजूद रहे। यशवंत सिन्हा ने नामांकन कर दिया है, यशवंत सिन्हा ने पर्चा भर दिया है। और इस दौरान कई बड़े दिग्गज ऐसे नेता हैं विपक्षी पार्टी के जो यहाँ पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव को भी देखिए आप, अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और इसके साथ ही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे आज। राजकुमार सिंह जी, राजकुमार सिंह जी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। राजकुमार सिंह जी, पर्चा भर दिया है यशवंत सिन्हा ने, तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे वो यहाँ पर नजर आए। क्या इसे कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया था? तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए, वो पहुंचे, अपनी शक्ति दिखाई उन्होंने कि एकता कितनी है। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी मुकाबले में शक्ति प्रदर्शन का अपना महत्व होता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्धारित मतदाता वर्ग के आधार पर, मतों के आधार पर होता है और उसकी संख्या बल अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष कहाँ खड़ा है। इसलिए शक्ति प्रदर्शन का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे एकजुटता के प्रदर्शन के अलावा विपक्ष कोई और दूसरा संदेश दे पाया होगा। जिस तरह का मतदाता वर्ग है, जो लोग इसमें वोट करते हैं, सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में, उसका जो अंक गणित है उसका पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा से पहले ऐसा मान सकते हैं सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं था। क्योंकि लगभग 10,40,000 मतदाता सांसद विधायकों के मतों का मूल्य मिला लें तो वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और उस समय एनडीए के पास जो सत्तारूढ़ गठबंधन है 5,26,420 के आसपास वोट थे। लेकिन जो आधा जो मार्क है, बहुमत का जो आंकड़ा कह सकते हैं इसको, उससे लगभग 13,000 कम थे। लेकिन जिस तरह से वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है और बीजू जनता दल जो उड़ीसा में सत्तारूढ़ दल है, उन्होंने जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया है, उसके बाद इसमें ज्यादा संदेह की गुंजाइश नहीं है कि एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति की पद की, द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत की संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। वो रायसीना की रेस में, जैसा आपने कहा, कहीं आगे नजर आती है। अब अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें दो राय नहीं कि यशवंत सिन्हा विद्वान आदमी हैं
आईएएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, राजनीति में लंबा अनुभव है, लेकिन वैचारिक रूप से वो कई दलों में हुआ है। राजनीति की शुरुआत उन्होंने जनता दल से की, के बाद बीजेपी में गए और आजकल टीएमसी में, तो उनकी विद्वता पर सवाल नहीं है। और दूसरी तरफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं, महिला हैं, बड़ा संघर्ष जीवन में किया है। तो अगर हम प्रतीकात्मक दृष्टि से भी देखें या भारतीय लोकतंत्र की जो उदार छवि रही है उसकी दृष्टि से देखें या समावेशी चरित्र की दृष्टि से देखें, तो राष्ट्रपति मुर्मू एक राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू एक आदर्श उम्मीदवार नजर आती है। लेकिन विपक्ष को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का हक है, ठीक है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। पर मुझे लगता है प्रतीकात्मक राजनीतिक संघर्ष का या मुकाबले का संकेत कहीं ज्यादा है, जैसा कि हम अतीत में भी देखते रहे। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी, हमारे सहयोगी नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि नमित यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो आए, वहां पर मौजूद रहे जब तक यशवंत सिन्हा ने पर्चा दाखिल किया, और उसके बाद यहाँ से अब वो रवाना भी हो गए हैं। लेकिन जो मीटिंग पर्चा भरने के पहले हुई, उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? देखिए 11:30 बजे लगभग वो मीटिंग शुरू हुई थी और आधे घंटे तक की मीटिंग करी, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उसमें 3 बातों का जिक्र किया गया। पहला ये, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीटिंग के बाद कहा कि जो हमारा पूरा विपक्ष है वो एकजुट है, एक साथ है, लेकिन साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर वो रणनीति भी बनी है कि जिस दिन चुनाव होगा राष्ट्रपति को लेकर, क्या उस दिन जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं वो टूट ना जाए, इसी को लेकर पूरी जो रणनीति है वो तैयार की है। तीसरा ये कि जो विपक्ष की कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के तमाम बड़े दिग्गज नेता आए थे नामांकन के बाद। अगर नामांकन से पहले बात करें, उस एनएसजी हॉल की मीटिंग के बाद जो एकता दिखी, जो शक्ति प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से दिखाया गया, उससे ये साबित किया गया विपक्ष की तरफ से कि हम एकजुट हैं और एक साथ यशवंत सिन्हा के साथ हैं। लेकिन अब कुछ देर बाद, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरीके से मंच तैयार है, कुछ देर के बाद खुद यशवंत सिन्हा यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया जाएगा कि आखिर उस बैठक के अंदर जो आधे घंटे तक बैठक हुई उसमें क्या रणनीति बनाई गई, क्योंकि राष्ट्रपति पद का चुनाव काफी बड़ा चुनाव रहा था। ठीक है नमित, आप बने रहिए, लगातार नजर बनाए रखिए। वहां पर कुछ तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां तमाम जो विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहां पर गांधी जी की प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और वो सीधे तौर पर यहां पर नमन कर गांधी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजकुमार जी, अच्छा ये ट्रेंड सेट हो गया है कि अब जैसे अगर कोई भी नामांकन करने जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार क्यों ना है, आज यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू को ही हमने देखा, इसके अलावा भी हमने जब देखा कि नॉर्मल भी चुनाव जब हो रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करने जा रहा है तो एक बड़े चेहरे उसके साथ जरूर जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड सेट किया गया है अभी मौजूदा समय में, इसको आप कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहले तो ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आती थी। राजकुमार जी देखिए अनुष्का जी, अगर आप ध्यान करें तो राष्ट्रपति चुनाव पर और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि जिन दलों के या गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं उनके प्रमुख नेता कोशिश करते हैं कि नामांकन के समय मौजूद रहे। तो ये उसी परंपरा का निर्वाह है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके जरिए कोशिश की जाती है एकजुटता का संदेश देने की। अगर विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की भी बात करें, दूसरा संदेश होता है कि हमने जो उम्मीदवार उतारा है हमारी पसंद विरोधी की पसंद से किस तरह बेहतर। जैसे कि यशवंत सिन्हा के मामले में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब शायद बात ये सामने आए, उनका अनुभव प्रशासनिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वो सारी चीजें गिनाई जाएंगी, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता गिनाई जाएगी। उसी तरह द्रौपदी मुर्मू के बारे में जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, बाकी दलों के नेताओं ने, जो उनके समर्थक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो अपने अपने उम्मीदवार की खूबियां और उस उम्मीदवार और उन खूबियों के जरिए हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या सकारात्मक करना चाहते हैं, वो संदेश देने की राजनीतिक कोशिश हर बार होती है। अतीत का भी अनुभव अगर देख लें, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को जब उम्मीदवार बनाया था, अब्दुल कलाम को जब उम्मीदवार बनाया था, एनडीए ने ही बनाया था, तब भी एक माइलस्टोन या वो सेट करने की कोशिश की गई थी कि हमने परंपरा से हटके एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं
जो सही मायने में जिस पर राष्ट्र गर्व करता है, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो हर बार एक कोशिश जरूर होती है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने अपने उम्मीदवार के साथ एकजुटता भी दिखाते हैं और उस उम्मीदवार के जरिए वो क्या राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन मेरा एक राय थोड़ी सी अलग है। ये ठीक है कि हमने दलीय लोकतंत्र अपनाया है, संसदीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव प्राणवायु माना जाता है, होना चाहिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना गया है। लेकिन राष्ट्रपति जो कि इस राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च पद है, अगर संभव हो तो ऐसे पदों के लिए आम राय से चुनाव की ओर देश को बढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति से हम अपेक्षा नहीं करते हैं तो वो किसी खास राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए या उससे प्रभावित होंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे में काम करना होता है और राष्ट्र के हित में काम करना होता है। इसलिए धीरे धीरे अगर ये कोशिश हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दो शीर्ष पदों के लिए हम चुनाव में आम राय बना सके, जाहिर सी बात है कि इसमें सबका सहयोग जरूरी होगा। कोई एक पक्ष एक दल चाहे कि आम राय बन जाए, संभव नहीं है, मगर ऐसी कोशिश अगर होगी तो भारतीय लोकतंत्र की जो एक विश्वव्यापी छवि है, पूरी दुनिया जिसको आदर्श के तौर पर देखती है, उसकी एक बेहतर छवि निखरेगी और अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा राजकुमार जी, देखिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को जब लाया गया, उनका चेहरा जब उनके नाम का ऐलान किया गया, वो खुद भी हालांकि हैरान थी, लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये कहा जा रहा था कि आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश है। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे ओबीसी के जो चेहरे हैं वो रह चुके हैं राष्ट्रपति। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति पद के लिए एक तरह से वोटिंग हो रही है, राष्ट्रपति चुना जाना है, तो इसमें जो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपने कहा जैसा कि देखिए संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो इसको राजनीतिक रूप जो दिया जा रहा है आप उसको कैसे देख रहे हैं? इसका आपने बिल्कुल सही कहा, और जो मैं कह रहा था कि हमने दलीय लोकतंत्र अपनाया है, इसमें बहुत सारे दल होते हैं और जब राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करेंगे करेंगे, इसीलिए उनके हर एक्शन से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी स्थिति है या एकदम खराब स्थिति है, लेकिन आप अतीत के राष्ट्रपति के चुनाव भी देख लें या उपराष्ट्रपति के चुनाव भी देख लें, लगातार उसके जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होती है। द्रौपदी मुर्मू ने भले कहा हो कि उन्हें आश्चर्य हुआ नाम पर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये नाम पिछले कई महीने से चल रहा था कि वो एनडीए के उम्मीदवार हो सकते। दूसरी बात जो आपने कहा कि आदिवासी समुदाय को संदेश देने की, बिल्कुल है, महिलाओं को संदेश देने की कोशिश है, आदिवासी समुदाय को संदेश देने की कोशिश है, बहुत बड़ा समुदाय है। और इसी क्रम में अगर आप पीछे लौटे हैं तो पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में जब रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया गया तो कहीं ना कहीं दलित वर्ग को संदेश देने की कोशिश की गई। यही बात हम अतीत के राष्ट्रपति पद के या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चयन में देख सकते हैं, और ये बात दोनों पक्षों में लागू है। द्रौपदी मुर्मू की तो बात, मैं कोई बुराई नहीं देखता, लेकिन मेरा विनम्र आकलन या अनुरोध ये था कि ऐसे पदों को दलगत राजनीति या चुनावी समीकरण को ध्यान में रख के बनाई जाने वाली रणनीति से ऊपर रखना चाहिए। उसके बहुत मौके आते हैं जब आप ऐसे संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो बात हो गई, लेकिन यशवंत सिन्हा के पीछे की राजनीति को भी आप थोड़ा सा समझाएं अगर तो। देखिए, दो चीजें हैं, जैसा मैंने पहले कहा, यशवंत सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा से आते हैं, अनुभवी नौकरशाह रहे हैं, उसके बाद राजनीति में जब आए केंद्र में कई अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं, जिसमें वित्त मंत्री भी थे वो। अब उनका वो कार्यकाल कैसा रहा उस पर दलगत राजनीति के नजरिए से अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, लेकिन न उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है, न राजनीतिक अनुभव की कमी है, और शैक्षणिक योग्यता में भी वो किसी से कम नहीं है। तो अगर वे उम्मीदवार के तौर पर आकलन करें तो उनमें कोई कमी नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए वो सर्वथा योग्य उम्मीदवार है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम संसदीय लोकतंत्र हैं, दलीय लोकतंत्र है, और उसमें दलगत आधार पर ही मतदान होता है, चयन होता है उम्मीदवार का भी, तो कहीं ना कहीं जो अंक गणित है
देश की लोकसभा संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा राज्यसभा का, और देश भर में जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं का, वो अंकगणित का कांटा आज की तारीख में हल्का सा एनडीए के पक्ष में, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, झुका नजर आता है। अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट जैसी कोई बात नहीं होती है तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है। अंतरात्मा की आवाज की बात मैंने इसलिए कही कि हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एक उदाहरण हमारे पास जरूर है। जब सत्तारूढ़ दल की नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट का आह्वान किया और कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, वो चुनाव हार गए। नीलम संजीव रेड्डी उनका नाम था। तो वो एक घटना जरूर हमारे पास अतीत में हमारी स्मृतियों में है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस घटना की पुनरावृत्ति जैसी कोई संभावना हम देखते हैं। राजकुमार जी, जहां तक मैं जानती हूं कि आपका अंदाजा और आपकी जो संभावनाएं होती हैं वो कभी गलत नहीं हुई हैं, क्योंकि एक लंबा आपका अनुभव रहा है पत्रकारिता में भी। और ऐसे में मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूँ कि अगर हम दोनों ही कैंडिडेट को देखें, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, दोनों को आप अच्छे से समझते हैं और दोनों की कैपेबिलिटीज़ को भी आप अच्छे से पहचानते हैं, तो संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी, वापस से मैं रिपीट करूँगी कि संभावनाएं आपको क्या लगता है किसकी? देखिए, अगर हम दोनों के अनुभव की बात करें, जिसमें शैक्षणिक योग्यताएं भी आती हैं, प्रशासनिक अनुभव भी आता है और राजनीतिक अनुभव भी आता है, निश्चित रूप से उस कसौटी पर यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू से आगे नजर आते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू, जैसा हमने कहा कि लोकतंत्र में सारी चीजों का महत्व होता है, प्रतीकों का भी महत्व होता है, और प्रतीकों के जरिए भी संदेश देते हैं, और वो संदेश बहुत गहरा होता है समाज के बदलाव। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें, महिला हैं, यानी देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं जी, एक बड़ा समुदाय है जिसके बारे में माना जाता है कि आजादी के 7 दशक बाद भी वो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, उस तक विकास का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया, उसको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया। तो अगर द्रौपदी मुर्मू के जरिए आदिवासी समुदाय को, महिला वर्ग को जी ये संदेश देने की कोशिश की जाती है, और संदेश जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोशिश की जाती है कि संविधान के सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख का जो पद है राष्ट्रपति का देश का, उस पर वो विराजमान होंगी, तो उसका भी अपना एक अलग महत्व। बहुत ही विस्तार से आपने समझाया राजकुमार जी, क्योंकि समय की भी कमी है, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ये जो पूरी लड़ाई है, ये पूरी जो जंग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया। इस बीच 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। पानी खेत में और घर का पानी घर में, और इस योजना में कुछ सरकारों ने एक जीआर निकाला है कि जिसमें रोड के लिए हमको जो मिट्टी लगती है, मुरुम लगता है, तो हम वहीं आपके राज्य सरकार के सहयोग से हम वहाँ तालाब बना के देते हैं, तालाबों का खोलीकरण करके देते हैं, नदी नालों का खोलीकरण कर देते हैं, और हमने हजारों लाखों एकड़ ज़मीन अब महाराष्ट्र में पानी के नीचे आई, और मुझे मेरे एनजीओ को इसमें वर्ल्ड अवार्ड भी उसके लिए मिला है। और राजस्थान जैसे महाराष्ट्र और विदर्भ में पानी की दिक्कत है, वैसे आप इतने बड़े रोड बन रहे हैं, और आपका वो जीआर भी महाराष्ट्र का मेरे पास है, मैं भिजवा दूंगा आपके पास, या आप एक बार दिल्ली आएगी तो देख लीजिए। अगर आपने ये निर्णय किया तो राजस्थान की भी धरती, जैसे अब विदर्भ की धरती सुजलाम सुफलाम हुई, अभी ये जो अकोला से अमरावती तक हमने जो अभी 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 रिकॉर्ड बनाए, तो वहाँ 105 घंटे में करीब 85 किलोमीटर रोड बना है। तो ये अकोला और अमरावती के बीच में बना है, और अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और वर्धा, ये 5 जिलों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, और इसका कारण, फार्मर सुसाइड का कारण पानी था। और राजस्थान में भी पानी की दिक्कत है, तो हम 1 रुपये न मांगते हुए फुकट में
फ्री ऑफ चार्ज ये वाटर कंजर्वेशन का काम करने के लिए तैयार है। जितने रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे, सब जगह नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण हमारे पैसे से हमारे कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। आपके तालाब की खुदाई करके देंगे, नए तालाब हम आपको बना के देंगे और इसके कारण वाटर कंजर्वेशन होगा, वहाँ के कुएँ रिचार्ज होंगी और किसानों को खेत के लिए पानी मिलेगा। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने बड़े इंदिरा कैनल का उस समय मैंने उसका सीमेंट लाइनिंग किया था, जिसके कारण राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलने वाला है। उस समय वसुंधरा जी और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का सम्मान। ईडी ने राउत को 28 जून को पेश होने के लिए कहा है। जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी ने सम्मान भेजा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने सम्मान भेजा है संजय राउत को। जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन, जहां 28 जून को पेश होने के लिए कहा गया है और ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसको लेकर अब ईडी पूछताछ करेगी। तमाम सवाल होंगे संजय राउत से और 28 जून को संजय राउत को पेश होना है ईडी के सामने। तो जमीन घोटाले में संजय राउत को 28 जून को ईडी के समक्ष पेश होना है और ईडी ने इसको लेकर समन भेज दिया है। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है और अब संजय राउत को ईडी का सामना करना है, ईडी के पास जाना है, वहां पर तमाम सवाल होंगे और साथ ही बातचीत भी, तमाम पूछताछ भी होंगे। तो जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है और 28 जून की तारीख, 28 जून को पेश होना है संजय राउत को ईडी के सामने। तो जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। इस पूरे मामले से जुड़े तमाम सवाल ईडी की तरफ से किए जाएंगे संजय राउत से सीधे और 28 जून का वो दिन है जब ईडी के सामने पेश होना है संजय राउत को। और साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला जो जुड़ा है वो है जमीन घोटाले से जुड़ा। अब जमीन घोटाले को लेकर तमाम जो सवाल है वो किए जाएंगे, उस जमीन के बारे में और साथ ही तमाम चीजों को लेकर सवाल किए जाएंगे। को 28 जून को पेश होने के लिए कहा है और जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद ही मसला सुलझेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।